बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, चैनल विन का बेहद ही ख़ास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। कामयाबी के रास्ते करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है। जब से पैंडमिक का दौर शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के जहन में आ रहा है कि हमारे बच्चों का आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ पर तो इसका बुरा असर पड़ा ही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें और करियर की बात करें तो ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है बच्चों में। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आगे चलकर बच्चों का क्या होगा। बच्चे खुद भी परेशान हैं जो पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं, अपने गोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। कुछ बच्चे हैं कि बहुत खुश हैं, सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम हम पास हो गए हैं, तो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और टेंशन में हैं कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना आज के एपिसोड में हम लोग इसी मौजू पर बात करें कि आपको अगर अपनी करियर प्लानिंग करना है तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल आपको रखना है, किस तरह से आप अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में इंशाल्लाह जो भी गुफ्तगू हम लोग करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो गुजारिश करूंगा आप तमाम से कि बराए करम आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें, और क्योंकि ये हमारे बच्चों के करियर का सवाल है। तो आइए नाजरीन, हम इस शो पर इस्तकबाल करते हैं और मुलाकात करते हैं करियर काउंसलर जनाब आमिर अंसारी साहब से। वो हमसे जुड़ चुके हैं, आइए सर से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब। और ये जो उन्वान आपने मुंतखब किया है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बात करते वक्त सामने आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह सवाल जवाब में हम लोग आगे बच्चों से बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। इसी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात सर ये निकल कर आ रही है कि जब एग्जामिनेशन कैंसिल होने लगे, अब रिज़ल्ट के बारे में बात की जाने लगी कि रिज़ल्ट आएगा, बच्चे पास कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि रिज़ल्ट किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन तो दिया नहीं है। अब क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से हमारे रिज़ल्ट आने वाले हैं? जी साजिद साहब, ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी हुकूमत के लिए भी और तालीमी अदारों से वाबस्ता जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए। ये बहुत ही अजीब व गरीब माहौल था और हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डिसीजन कि एग्ज़ाम ना हो, ख़ास तौर पे बोर्ड लेवल पर, यानी 10th और 12th लेवल की जो परीक्षाएं हैं, इम्तिहान जिन्हें कहा जाता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, उसको कैंसिल करना पड़े, ऐसा किसी ने कभी शायद सोचा भी नहीं था। जी। और उसकी वजह यही है कि पेंडेमिक इतना ज़बरदस्त है और उसके जो असरात हैं वो न सिर्फ बच्चों पर, न सिर्फ वालिदैन पर, बल्कि ओवरऑल समाज पर इतने गहरे पड़े हैं, हर तबके के लोगों पर। जी कि हुकूमत को ना चाहते हुए भी इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े और उनको बिना इम्तिहान आगे की क्लास में प्रमोट करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम फैसला था हुकूमतों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, वालिदैन के लिए भी, कि एग्ज़ाम ना लेना क्यों ज़रूरी हो गया। और मेरी ज़ाती राय यही है कि ये जो भी फैसला हुआ है ये बच्चों के हक़ में बेहतर फ़ैसला है, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल। और पूरे इंडिया में अगर हम देखें तो कि कितने बच्चे 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये तादाद बहुत बड़ी तादाद होती है, शायद करोड़ों में आ जाए अगर हर स्टेट और सीबीएसई हर बोर्ड को मिला लिया जाए। तकरीबन जो है एक आंकड़े के मुताबिक 12th के जो बच्चे हैं उनकी तादाद पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। बताइए। तो इतने बड़ी तादाद में बच्चों को ऐसे माहौल में, पेंडेमिक वाले माहौल में एग्जामिनेशन की तरफ लेकर जाना मुश्किल घड़ी थी। और जो भी रिस्क, तो अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मैं इस फैसले से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और ख़ास तौर पे जो स्टेट्स में यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है और साउथ के भी कुछ स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। जी बिल्कुल। तो बहरहाल एक सिचुएशन थी जिसका हल के तौर पर विदाउट एग्जाम प्रमोशन ये डिसीजन। तो रिजल्ट अब कैसे आएगा सर, ये एक बड़ा सवाल है पेरेंट्स की तरफ से, क्या क्राइटेरिया होगा इसके लिए? देखिए ये मुश्किल घड़ी तो है हुकूमतों के लिए भी
और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है, ये पहली मर्तबा ऐसा होगा कि बिना इम्तिहान के रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। लेकिन आप ये समझ कर चलें कि इससे पहले बच्चों ने कई मर्तबा एग्ज़ाम दिए हैं, 9th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स हैं जी। उसके अलावा ओवरऑल जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। कई स्कूल्स में और कई स्टेट्स में कई बोर्ड्स ने अपने तौर पर पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया हुआ था और वो ऑनलाइन मोड में चल रहा था। तो उसी को बुनियाद बनाकर अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने डिसीजन लिए हैं। कुछ ने 10वीं का डिसीजन ले लिया है, कुछ का 12वीं का होना बाकी है। देखते हैं आगे किस तरह के डिसीजंस आएंगे। सर, ऐसी सिचुएशन में जब हमारा रिजल्ट आता था 12th का 10 का, तो करियर ऑप्शन हमें समझ में आता था उस किसके बेस पर, हमारे जो मार्क्स होते थे उस पर। मेजॉरिटी अगर हम देखे जाए तो सारे बच्चे तकरीबन अपने मार्क्स के ऊपर और परसेंटेज क्राइटेरिया के ऊपर फैसला लेते थे कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है। पर ऐसी सिचुएशन में अब वो कैसे इंतखाब करेंगे कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में? जी बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये हम कह सकते हैं कि शर में खैर वाली बात है। ये आमतौर पे हमेशा ऐसा रहा है कि हमारे बच्चे हमेशा परसेंटेज का इंतजार करते थे, रिजल्ट का इंतजार करते थे कि मार्क्स आए तो डिसाइड करें जी। लेकिन ये अब पहला मरहला है कि आपको ओवरऑल एक अंदाजा अपने बारे में ऑलरेडी है। अगर 9th का परफॉर्मेंस के बेस पे 10th का रिजल्ट आने वाला है तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट कि आपके पास 9th में क्या परसेंटेज मार्क्स थे। तो ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो जो साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक वे है करियर के सिलेक्शन का, उसमें मार्क्स वन ऑफ द क्राइटेरिया होता है, नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तो हमारे बच्चों को अब ये फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हालात भी यही बता रहे हैं कि मार्क्स क्या आने वाले हैं ऑलरेडी आपको पता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर आप 70% वाले हैं 8वीं में 9वीं में, तो आपका रिजल्ट 75, 80%, 85%, 10 से 15% के आसपास मार्क्स आपके फ्लक्चुएट होंगे। उसी तरह अगर 90 वाले हैं तो 94, 95% के आसपास आपका फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो आपको एवरेज मार्क्स क्या आने वाले हैं वो तो पता है। अब आपको सिर्फ मार्क्स को ना देखते हुए अपनी सलाहियतों को, अपनी एबिलिटीज को, अपने इंटरेस्ट एरिया को, अपनी पर्सनालिटी को और ऐसे बहुत सारे जो दूसरे फैक्टर्स हैं करियर के सिलेक्शन के लिए, उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो ये फोकस करने के लिए मतलब आप कुछ आइडिया या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि हमारा जो फोकस था बचपन से यही सिखाया गया था कि परसेंटेज आएगा तो डिसाइड करेंगे कि लाइफ में साइंस की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है या आर्ट्स की तरफ जाना है। जहाँ ऐसी सिचुएशन है कि अब फैसला खुद लेना है और खुद को जजमेंट देना है कि क्या हमारी लाइफ में आगे होके आगे क्या करना है। तो कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, बहुत अच्छा मौका है। मैं सबसे पहले ऐसे वालिदैन को और ऐसे बच्चों को ये कहूँगा कि आप इत्मीनान से कुर्सी पर बैठे जी, या किसी ऐसी जगह पर बैठे जहां आप थोड़ा सा खुशगवार माहौल हो और अपने बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स लिखना है। उसमें सबसे पहला आप अपने लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और उसमें आपके 2 पार्ट को आपको सोचना है और उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखना है। उसमें पहली बात जो होगी वो आपका एकेडमिक वीकनेस और एकेडमिक स्ट्रेंथ, उसकी थोड़ी सी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और दूसरा जो पार्ट होगा आपका इवैल्यूएशन का या रिवाइंड, जब आप अपनी लाइफ को करेंगे पिछले 3 साल 4 साल में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे थे जो आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपका वीक एरिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताना चाहूँ, मिसाल के तौर पर एक बच्चा ऐसा है जो 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक पिछले 4 सालों में मैथ्स को लेकर बहुत जूझ रहा है। वो परेशान था, पेरेंट्स को भी पता है कि इस बच्चे का मैथ्स वीक है, बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट वीक एरिया कौन सा एकेडमिकली? मैथमेटिक्स है जी। लेकिन उसी बच्चे का हो सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा हो, या उस बच्चे का हो सकता है कि ओवरऑल फिजिकल जो ट्रेनिंग वाला पीटी वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छा हो, या कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो उसका एकेडमिक स्ट्रेंथ बनेगा। एक तरफ लिस्ट बनेगी एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स की और एकेडमिक वीक वाले सब्जेक्ट्स की। दूसरा पार्ट जो मैंने कहा कि पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, शाय नेचर के होते हैं,
बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से वाले होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो बहुत डिसिप्लिन के साथ में रहते हैं, कुछ बच्चे जो टाइम टेबल के बहुत पाबंद होते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारी पर्सनल लाइफ का जो पार्ट है, इसको थोड़ा सा लिस्ट आउट करें प्लस और माइनस, और एकेडमिकली जो पार्ट है उसको प्लस माइनस को आप थोड़ा सा लिस्ट आउट करें। उसके अलावा तीसरी चीज जो इसमें कंबाइन आपको करनी है वो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज या सोशल लाइफ जो आपकी, ये दो अलग अलग, मतलब एक समाज में आपका बिहेवियर पार्टिसिपेशन, स्कूल में आपका बिहेवियर और पार्टिसिपेशन, इसको थोड़ा लेकर आपको रिवाइंड करके थोड़ा अपने बारे में जजमेंट लेना पड़ेगा कि मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है और मेरा ओवरऑल एकेडमिक झुकाव, एकेडमिक रिकॉर्ड कौन सा बेहतर है। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए 10th के बाद में आपको ज्यादातर बच्चों को जो है वो साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या फिर पॉलिटेक्निक या ITI वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाना है, तो थोड़ा सा अगर होमवर्क होगा ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, अपने रिजल्ट्स को लेकर, तो मेरे ख्याल से डिसीजन लेना आसान होगा। ओके सर, ये आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई और हमारे ख्याल से हमारे नाजरीन भी समझ रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है हम लोगों के साथ कि हम लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं था। और जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं उनकी एज जो उम्र होती है वो 14 साल या 15 साल होती है, 12th वाले 17 या 19 साल के होते हैं। ऐसे में मतलब इतने छोटे बच्चे इतनी गहराई से अपनी ज़िंदगी के बारे में अहम फैसला ले सकते हैं या उनका फैसला सही होगा, क्योंकि आगे चलकर आज के 3 और 5 साल की बात करें, बाद की बात करें, तो क्या ये डिसीजन आज के दौर का लिया हुआ सही साबित होगा आगे चलकर? देखिए ये बात जो हम लोग जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर करियर का डिसीजन लेने को हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, यानी जब ऐसी बारी आ जाती है कि अब हमको किसी न किसी चीज को चॉइस करना है, तो हम सर पकड़कर, सर जोड़कर बैठते हैं और रातों रात कुछ फैसला की कोशिश करते हैं जी। अगर ये पेंडेमिक नहीं होता और हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे होते, तब भी हम इसी तरह की बात करते कि साइंटिफिक वे ऑफ सेलेक्टिंग अ करियर वो यही है जनरल तौर पे बात जी। और जहां तक आपने कहा कि बच्चों की उम्र छोटी होती है, मैं ये समझता हूं कि अब जो इंटरनेट का ज़माना है और जो नॉलेज एक्सप्लोजन का ज़माना है, उसमें हमारे बच्चे काफ़ी जो है एक्सपोजर उनको मिल रहा है। और आज जो है किसी ना किसी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बड़ा भाई, बड़ी बहन, रिश्तेदारों में कोई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को आप अपने घर में बुलाएं। जैसे अगर मेरी फूफीजाद बहन है और जो है मैं 10th में अभी अपीयर हुआ हूँ, तो मैं और वो बच्ची जो मेरी बहन है वो अगर इंजीनियरिंग कर रही है, वो अगर फार्मेसी कर रही है, वो अगर LLB कर रही है, या ऐसे 2-4 भाई बहन, कजिन भाई बहन, उनको आप साथ में लेकर बैठे, हमारे अपने करियर के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करें और उनसे थोड़ा सा राय मशवरा करें कि फिल वक्त जो है वो जिस फील्ड में है वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से एकेडमिक सब्जेक्ट्स में अच्छा होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड कैसा रहा और अब तक का तालीमी सफर कैसा है। अगर थोड़ा सा इस तरह की फ्रूटफुल बातों पर डिस्कशन होगा, तो मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकेंगे। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे में जब बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है और एंट्रेंस एग्जाम का भी अभी तक कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, कुछ होने वाले हैं, कुछ नहीं होने वाले, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि एग्जाम तो अब कैंसिल हो गया है 10th और 12th का, अब देना है नहीं देना है ये तो बात साफ हो गई है। ऐसे में एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर अब सब दारोमदार आता है कि कैसे एडमिशन उन्हें मिलेगा, मेडिकल लाइन में कैसे जाएंगे, इंजीनियरिंग लाइन में कैसे जाएंगे। देखिए आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि हमारे कुछ बच्चे बहुत खुश हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया और उनको आसानियां मिल रही है। मतलब ओवरऑल साइकोलॉजिकल जो हमारा फीडबैक है वो ये है कि वी आर सेफ नाउ, हमने ऑलरेडी कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी और ऑलरेडी डिसीजन कुछ ऐसे हो गए कि हम लोग ऑलरेडी पास हो गए हैं जी। मैं ऐसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस टाइम पर, इस वक्त में, जबकि आपकी उम्र 14 साल, 15 साल, 17 साल है और अगर आप अभी आसानियां तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई एंट्रेंस की जरूरत ना पड़े, मुझे कोई मुश्किल चीज ना मिले और मैं आसानी से जो है वो किसी अच्छे बड़े करियर की तरफ चला जाऊं, तो ये मुझे नहीं लगता कि आसानी से कोई चीज आपको मिल सकेगी। देखिए हर चीज जो बड़ी चीज है, जो बड़ा करियर है या बड़े ऑप्शंस है, उसकी तरफ अगर आपको जाना है तो आपको ये जो 6 साल अब आपको मिलेंगे,
आपकी लाइफ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने रखते हैं। इस पर आपको बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे हिंदी में बोलते हैं ना, बहुत कष्ट झेलने पड़ेगा। आपको थोड़े समस्याओं को झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा और चैलेंजेस को कबूल करना पड़ेगा। और मैं आपसे ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे बहुत सेफ गेम खेलते हैं ना, वो आगे बढ़कर जो है वो करियर में बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आप ये भी ना समझे कि साइंस के मुकाबले में कॉमर्स आसान है, कॉमर्स के मुकाबले में आर्ट्स आसान है, तो चलो साइंस मुश्किल है इसके लिए मैं कॉमर्स ले लूं। ये तरीकाकार भी बिल्कुल गलत है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज ना तो आसान है और ना ही कोई चीज मुश्किल है जी। आपके लिए कोई चीज आसान हो सकती है और मेरे लिए वही चीज क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि मुझे इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग या इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, शेयर मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, ये क्या मेरा कंफर्ट जोन में है, क्या मैं इस तरह की बातों को समझ सकता हूं, मैं नंबर्स के साथ में, आंकड़ों के साथ में बहुत कंफर्टेबल हूं, तो मेरे लिए कॉमर्स स्ट्रीम में जाना बहुत आसान हो। लेकिन अगर शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पासबुक और चेकबुक के बारे में थोड़ा सा ड्राफ्ट इधर उधर हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा, बैंक में जाके मैं खुद कंफ्यूज हूं और मैं कॉमर्स में करियर करना चाहता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो आपको ये जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं वो है एप्टीट्यूड। हमारे सारे बच्चों को करियर सिलेक्शन से पहले अपने कंफर्ट जोन, यानी अपना वो बेस्ट पार्ट जिसमें हम लोग कंफर्ट जोन नहीं बल्कि बेस्ट पार्ट, जो हमारी बेस्ट सलाहियत है, उसको पहले थोड़ा सा टटोलना पड़ेगा। उसके ऊपर जो है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर बेस्ट क्या है, और उसी जो बेस्ट सलाहियत है वो कौन से करियर को मैच करती है। अगर ये दोनों का मिलन हो गया, मैचिंग हो गया, तो आप उस करियर पे ना सिर्फ कामयाब होगे बल्कि उस पोस्ट पर पीक पोजीशन जो होगी उसमें आप जा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इस दौरान लिया गया फैसला आपका खराब होगा, मतलब फैसला आपने बताया कि फैसला लेने का तरीका एक ही है, आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे दौर कोई भी हो, आने वाले दौर में सब इंशाल्लाह बेहतर होगा। चलिए, इसी के साथ एक और चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो है जिनके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 10th के बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ, वो सोच रहा है कि अभी साहब मेरे पास 2 साल और हैं डिसाइड करने के लिए, तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? नहीं, मैं सबसे पहले जो एंट्रेंस की बात है उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और ये जो आपने अभी कनेक्टेड क्वेश्चन पूछा है कि डेस्टिनेशन हमारे बच्चे आमतौर पे तय नहीं करते और करियर का यानी स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बच्चा आज डिसाइड नहीं करता है कि उसे क्या करना है, एक्चुअली क्या करना है, जैसे कोई बच्चा अगर ये नहीं सोच रहा है कि मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर करना है या मुझे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, इसके बारे में वो बाद में फैसला करने सोच रहा है, और स्ट्रीम उसने आर्ट्स चॉइस कर ली या स्ट्रीम उसने कॉमर्स ज्वाइन कर ली, तो आर्ट्स और कॉमर्स के साथ में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। आप मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आपने साइंस को ड्रॉप कर दिया है, तो ये आपको पहले मरहले में ही तय करना पड़ेगा कि वेयर एक्चुअली यू वांट टू गो। आपको फाइनल डेस्टिनेशन जब तक आप अपने नहीं तय करेंगे, उस वक्त तक के अपना पहला जो स्टेप है, पहला जो मरहला है, उसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो इन शॉर्ट अभी मैं आपसे इस प्रोग्राम के जरिए हमारे बच्चों को और वालिदैन से कहूँगा कि करियर जो फील्ड्स है वो आज 2020-21 के अंदर और आगे जो 2025-30 तक के अगर हम लोग देखें कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस और खुलेंगे, ऐसे करियर ऑप्शन जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, जैसे इमेज मेकर है, मेडिकल लॉयर है, या रोबोटिक्स है, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, फिर आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे जो कभी मेडिकल क्लिनिकल रिसर्च जिसको कहा जाता है। तो ऐसी फील्ड्स जो है वो आइंदा बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने वाली हैं। अभी आप क्या करें कि इन फील्ड्स का कम से कम डेली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग 10th में हैं, कम से कम 5 से 7 फील्ड्स का आप थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा होमवर्क करें कि आपके लिए ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और उन 25-50 फील्ड्स के थोड़ा डिस्कशन करने के बाद कम से कम 7-8 फील्ड्स को आप थोड़ा सा लिस्ट आउट करें कि मेरी पसंद की, मेरी प्रायोरिटी वाइज मेरी जो ये 5 पसंद है, पहली 10 पसंद ये है, और फिर एक के बाद एक जो है हर फील्ड के ऊपर थोड़ा सा प्लस माइनस क्या हो सकता है,
जैसे आपको ये भी देखना होगा कि खर्च कितना होगा, है ना। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे अभी मैंने मरीन इंजीनियरिंग कहा, होटल मैनेजमेंट कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा, पायलट वाले, ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें फीस स्ट्रक्चर काफी हाई होता है। जी जी। तो हमको अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा मालूमात करनी पड़ेगी, और कौन से कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे जब एलएलबी करते हैं 12वीं के बाद, तो वो बोर होने लगते हैं क्योंकि 5 साल का कोर्स है जी। आर्किटेक्चर में जो बच्चे जाते हैं वो बोर होने लगते हैं क्योंकि वो भी 12वीं के बाद 5 साल के कोर्स है। आमतौर पे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के कोर्सेज 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, बट ये 5 साल के कोर्सेज हैं। हमारा एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीडीएस, ये जो मेडिकल के कोर्सेज हैं, these all are 5.5 years कोर्स। तो ये जो ड्यूरेशन है, फीस स्ट्रक्चर्स है, उसी तरह कॉलेजेस कौन से प्राइवेट हैं, कौन से गवर्नमेंट के हैं, कहाँ पे फीस कम हो सकती है, कहाँ स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये सारी चीजें हमको उस पर होमवर्क करने पड़ेंगे। ओके। तो थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, और मैं समझता हूं कि अभी 1 महीना और बाकी है आपके रिजल्ट आने को। 1 महीने का वक्त काफी होता है। सीरियसली इस मौजू पर कम से कम 3 से 4 सिटिंग्स होनी चाहिए अपने भाई बहनों के साथ में या किसी करियर काउंसलर के साथ में, और उसके बाद एक कॉन्क्रीट प्लान हम लोग अपना बनाएं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप, प्लान ए हमारा ये रहेगा, पहला स्टेप हमारा स्ट्रीम का चॉइस, उसके बाद 12th के बाद एंट्रेंस कौन सा देना है उसको टारगेट करना है, और फिर उसके बाद में कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है। अच्छा सर, शायद मेरा जहन नहीं गया, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन बिल्कुल अभी ऐसा कुछ लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस की बुनियाद पर होगा। ओके। ये सारे बच्चे समझ ले कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं या हो चुके हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के बगैर लास्ट ईयर भी नीट को लेकर या दूसरे जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है उसको डिले किया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसको लिया गया है। जी बिल्कुल। तो अभी भी अगस्त की 1 तारीख को नीट का एग्जाम होने वाला है। ओके। और जेईई का जो मई महीने का या जून महीने का जो था एग्जाम, उसको आगे पोस्टपोन किया गया है, उसकी डेट अभी नहीं आई है। नाटा एक एग्जाम है आर्किटेक्चर का, उसकी भी डेट आगे बढ़ाई गई है। तो बच्चे ये समझ ले, खास तौर पे 12th वाले, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ओके। बोर्ड कैंसिल हो गया है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी बन रही है कि उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, पेपर सेट्स ज्यादा बनेंगे, या हो सकता है कि वैक्सीनेशन का इंतजाम बड़े पैमाने पर हो। और 12th में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड्स इस तरह की रखी है कि जो बच्चे खासतौर पर 12th के एंट्रेंस देने वाले हैं उनको पहले वैक्सीनेशन किया जाए और उसके बाद एंट्रेंस के लिए तैयार किया जाए। बहरहाल जहां तक मेरी जाती राय है, एज अ एजुकेशनिस्ट, मुझे नहीं लगता कि एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल होंगे। डिले जरूर हो सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं होगा। तो आपको पूरी तैयारी अपनी रखनी है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना है। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर पूरी कोशिश करते रहे और मेहनत करते रहे। सर, इसके साथ साथ एक और छोटा सा सवाल करूंगा, उसके बाद व्यूअर्स के कुछ सवाल है जो आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप उन्हें गाइड कर सके। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ब्लेम करते हैं, तो आगे चल के ये सिचुएशन को ब्लेम करना सही होगा फ्यूचर में कि ऐसा ज़माना था जिसकी वजह से हमारा करियर ख़राब हो गया? नहीं, करियर ख़राब तो नहीं हुआ है। देखिए, हालात ऐसे हैं, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं आगे क्या चुनूंगा, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, कैसे पढ़ाई करूंगा। टेंशन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में पढ़ने की इतनी चाह नहीं होती है। जी जी बिल्कुल। देखिए, असल में हालात ऐसे बन चुके हैं कि पिछले 1.5 साल में जो नफसियाती दबाव हमारे बच्चों पर पड़ा है जी, और जिन हालात से वो गुजरे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अच्छे लोग, मतलब बड़े से बड़े पैसे वाले लोग भी जो माशी तौर पर ठीक ठाक थे, उन पर भी ये साइकोलॉजिकल असर उन पर भी पड़ा है। और थोड़ा सा नेगेटिव थॉट जो है वो बहुत ज्यादा हमारे समाज में प्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहले हम सारे बच्चों से, सारे वालिदैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो, हालात आज खराब हैं तो कल जरूर बदलने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि रात के बाद सुबह नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज गुरूब होता है और फिर वो निकलता नहीं। तो ये एक आजमाइश का दौर है, पूरी इंसानियत की आजमाइश हो रही है। तो इसको आप ऐसा समझिए कि हम लोग इसी पेंडेमिक के दौर में हमने कई बच्चों को देखा है, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने
मास्क बनाना शुरू किया अपने लेवल पर। किसी बच्चे ने अपने लेवल पर जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने की कोशिश की है, या इस पेंडेमिक के दौर में जो है जब पिछले साल राशन किट बनाने का दौर था तो उस वक्त किस तरह से पैकिंग करके कैसे दिया जा सकता है। तो देखो एवेन्यूज जो है वो तलाश करना, वो हमको उस पर सोचना पड़ेगा। हम लोग अगर बैठ जाएंगे, हालात के आगे जो है वो सरेंडर हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हम जो है वो आगे बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकेंगे। मायूसी, डट के सामना करना है। जी, मायूसी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हालात जरूर बदलेंगे। बस ये कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ में, पॉजिटिव थॉट के साथ में आपको आगे बढ़ना है और अपने ऊपर यकीन रखना है कि जो कुछ भी सलाहियतें मेरे पास हैं वो आज नहीं तो कल जो है वो उसको बरोकार लाना है और उन्हीं सलाहियतों के भरोसे हमको आगे बढ़ना है। सर एक और सवाल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और चाहते हैं कि आप बच्चों को यहाँ पर गाइड करें कि जब भी स्कॉलरशिप की बात आती है, फ़ीस की बात आती है, तो बहुत सारे बच्चे ये होता है कि वो फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम हासिल नहीं कर पाते हैं या इससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो इसका क्या रीज़न आप मानते हैं सर? साजिद साहब, बहुत ही बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। हमारे एक बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा माशी तौर पर ठीक ठाक नहीं है जी, लेकिन उनके स्कोर्स बहुत अच्छे होते हैं जी, और वो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पर काम करें। इस 1 माह में, 1.5 माह में आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी होता है, जो मकामी जो कलेक्टर ऑफिस होता है वहां से बनता है। अगर 8 लाख से कम आपकी इनकम है, सालाना आमदनी आपकी 8 लाख से कम है, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप के लिए 2 लाख का क्राइटेरिया होता है, कुछ स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग मतलब अमाउंट का क्राइटेरिया है। तो आपका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका आपके प्रूफ होना चाहिए और वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे अभी 2021-22 चल रहा है जी, तो इस ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का आप जो है वो इनकम सर्टिफिकेट आप बना लें। उसी तरह से नेशनलिटी सर्टिफिकेट है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स हैं, या आप जो है वो अगर किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो वहाँ का स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है। ये सारे सर्टिफिकेट्स, अभी जो इंपॉर्टेंट एक रिजर्वेशन आया है ओपन कैटेगरी के लिए, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है और ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसमें 10% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट ही चाहिए जिसमें 8 लाख से कम हो और आपका उस पर्टिकुलर स्टेट का कुछ एक पुराना आपका एक, जैसे महाराष्ट्र के अंदर 1967 से पहले का प्रूफ चाहिए कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंटेशन का वक्त है वो अभी है। ऐसा ना हो कि एग्जाम रिजल्ट आ जाए, एडमिशन हो जाए और आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े और आपके पास ये सारी चीजें ना हो। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर भी ऐसा ही होता है सर कि स्कॉलरशिप तो हमें मिल जाती है पर उसमें कुछ ऐसी शर्तें होती हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होती कि हम उसे फुलफिल कर सकें। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत ज़रूरी है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अगर आपको अवेल करना है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हो, चाहे कॉलेज के ज़रिए हो, या किसी गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होती है उसमें तो डॉक्यूमेंट लगता ही लगता है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना चाहिए। व्यूवर्स, यहाँ पर आप तमाम से कहना चाहेंगे वक्त नहीं है इसलिए आपके सवाल नहीं लिए जा सके, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो पूछना ज़रूरी है, उन्हें हम पूछ लेते हैं। और भी ज़्यादा सवाल है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वक्त चाहिए जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आप तमाम के सवालों के जवाब हमारे करियर काउंसलर एक्सपर्ट देंगे। लेकिन अभी ये सोच लीजिए जितने भी सवालात आप तमाम लोगों ने भेजे हैं वो महफूज हैं, वो कहीं गए नहीं है। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह सवालों के जवाब देंगे। सर, कुछ सवाल हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये बुशरा का है, शेख बुशरा का है, मुंबई की ही रहने वाली है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1989 की है। अब ये गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं, टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं, कई साल से टीचिंग इनका प्रोफेशन भी है। तो अभी इनको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है? देखिए, टीचिंग फील्ड के अंदर जो है एक तो हमारा जो गवर्नमेंट की सरकारी जो प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीएमसी है मुंबई के अंदर, या ज़िला परिषद है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में,
वहां पर जो है वो उम्र की हद मुकर्रर होती है। एज अ टीचर इनको अगर अप्लाई करना यस, एज अ टीचर आप अप्लाई करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है उसमें भी जो है उम्र की एक हद मुकर्रर है। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारे मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एडेड स्कूल्स हैं, तो ये एडेड स्कूल्स हैं उनके अंदर ये जो उम्र का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वो हमारे अपने कैंडिडेट को जो है वो का इंतखाब कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि या तो वो सीटेट पास हो या फिर जो है वो टीईटी टीईटी जो होता है वो पास हो। तो हमारी ये बहन से गुजारिश है कि आप जो है वो टीईटी या सीटेट जो है वो क्लियर कर लें। यानी टेट और सीटेट देने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि बीएड अगर हमने कर लिया है, डीएड कर लिया है तो हमें जॉब मिल जाएगी? नहीं, अभी ये जब से आरटी जो कानून लागू हुआ है उसके बाद से ही कंपलसरी उस लॉ के अंदर ही था कि डीएड या बीएड होने के बावजूद एक अहलियती इम्तिहान वो जरूरी होगा। ये एंट्रेंस एग्जाम है फॉर टीचर? जी, ये एक अहलियती इम्तिहान है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप बीएड और डीएड ऑलरेडी हैं बट आप इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप 5th स्टैंडर्ड तक का एक अलग पेपर 1 होता है और 6 to 8 अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 उसका मौजूद होता है महा टीईटी के अंदर। ओके, तो इनकी प्रिपरेशन करें। एग्जामिनेशन कब होता है मतलब सर? अब ये एक्चुअली अभी पेंडेमिक की वजह से पूरा शेड्यूल जो है वो बिगड़ा हुआ है। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है MSc पुणे, अगर आप ये डालेंगे गूगल पर तो आपको वो वेबसाइट मिलेगी MSc पुणे, उस पर ही जो है इसका एग्जामिनेशन कब है उसका पूरा शेड्यूल कैलेंडर जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम फेस करना होगा जिसके जरिए आप गवर्नमेंट टीचर बन सकती हैं। सर, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है खुशी का है गाजियाबाद से। ये कह रही हैं कि विच ब्रांच इज बेटर, रेगुलर CS और CS इन MA, CS इन AI और ML और CS इन डाटा साइंस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज? क्योंकि इनका जो ऑप्शन अभी सिलेक्ट करना है वो सेकेंड ईयर से इन्हें सेलेक्ट करना है, तो सर आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है कोर्स? खुशी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाह रही है। ओके, या फिर डाटा साइंस, CS इन डाटा साइंस, या फिर डेटा साइंस। तो देखिए, जहां तक मेरी मालूमात है डेटा साइंस में वो बच्चे जाएं जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे हैं। उसी तरह से मशीन लर्निंग के लिए थोड़ा सा आपका कोर इंजीनियरिंग जो है ना, जिसको हम लोग कहेंगे प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह का पार्ट अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप उसमें जाएं। और जो फर्स्ट पार्ट है AI, उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स और उसका कॉम्बिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैटिस्टिक्स है। तो आप ये तीनों में से अगर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और मैथमेटिक्स के साथ साथ आपसे गुजारिश ये है कि आप ये पता लगाएं कि फैकल्टी मेंबर्स इन तीनों ब्रांच में से कौन सी ब्रांच की फैकल्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि आमतौर पर इन कॉलेजेस के अंदर जहां पर ये ब्रांचेस अभी ओपन हुई हैं, ये नए कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आए हैं। लिहाजा आप पता करें कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां पर बेस्ट फैकल्टी पढ़ाने वाली कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो तीनों में से जो भी आपके पसंद का सब्जेक्ट होगा, तीनों में मैं कह सकता हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है आगे चलकर। ओके, तो तीनों में से कोई भी ये सिलेक्ट कर सकती है, लेकिन इन्हें पहले बात करना होगा। जी बिल्कुल। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम इन सेकेंड ऑफ साइंस एंड आफ्टर दैट आई हैव अ डाउट कि व्हाट शुड आई डू, पैरामेडिकल करना चाहिए, फार्मेसी करना चाहिए? देखिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप 12th में हैं अभी, तो आप थोड़ा और साइंस की जो अलग अलग फील्ड्स हैं, ब्रांचेस हैं, उसको अच्छे से स्टडी करें। आपने अपनी जो 2 फील्ड्स चॉइस की हैं और उसकी प्रायोरिटी बनाई है अगर, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि दोनों फील्ड के लिए जो रिक्वायर एबिलिटी है उसका आप थोड़ा सा मुआवजा करें और मुशाहिदा करें। जैसे फार्मेसी में वो बच्चे एक्सेल करते हैं जिनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है जी, जिनका जो है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, लैब में रहकर वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सिर्फ फार्मेसी में केमिस्ट्री नहीं बल्कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर अच्छा है तो आप फार्मेसी की तरफ जाएं। लेकिन थोड़ा सा एकेडमिक साइड अगर आपका वीक है
मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एवरेज है या बिलो एवरेज है, आप बहुत ज्यादा स्टूडियस, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती है, तो फिर आप पैरामेडिकल कोर्सेज की चाहिए। पैरामेडिकल कोर्सेज में प्योरली आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मैकेनिकल वर्क है, टेक्निकल वर्क है, बंदे को कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। सारी चीजें मशीन्स करती है, सीटी स्कैन मशीन करती है, ब्लड टेस्ट अब मशीन करता है, सारा काम डायलिसिस मशीन काम करती है, तो एक्सरे टेक्नीशियन में मशीन काम करती है। तो आपको ऑपरेट करने आना चाहिए, तो आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए उस फील्ड की, और थ्योरेटिकल में आप थोड़े कम भी हैं, सुस्त भी हैं, थोड़ा एवरेज मार्क्स या बिलो एवरेज भी आ रहे हैं, तो आप पैरामेडिकल की तरफ जाइए। लेकिन दोनों में से फार्मेसी को एज ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि आपको मास्टर डिग्री, पीएचडी लेवल तक जाने में फार्मेसी में आसानी होगी, डॉक्टरेट लेवल तक आप जा सकते हैं, और आप बहुत आसानी से यहां पर क्लियर कट आपका आगे का जो ग्रोथ है वो तय है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा दिखता है। लेकिन पैरामेडिकल में ऐसा कोई ग्रोथ, मतलब मास्टर लेवल की डिग्री, फिर उसमें पीएचडी या इस तरह के कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स फिलवक्त अभी तक जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज कोर्सेज नहीं है हायर लेवल के। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल के ही कोर्सेज करके अपने जॉब की तरफ जाना हो। ओके, थैंक यू सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है सर, ये माहिंद अली का सवाल है। ये कह रहे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बीए एलएलबी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के नाम जिनमें मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, और मैंने क्लैट भी भरा है। क्लास 12 में मैंने सीबीएसई से दिया है। इस साल सर जामिया में एडमिशन का भी बता दीजिएगा प्लीज़। देखिए, लास्ट सवाल जो है कि जामिया में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो आपको अलग से बीए एलएलबी के लिए अलग से आपको एंट्रेंस एग्जाम जामिया की वेबसाइट पर मिलेगा आपको। ओके, क्लैट दिया है तो क्लैट के बेस पे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, और बाकी के जो अच्छे कॉलेज या जहां स्कॉलरशिप आपको सारे कॉलेजेस में मिलेंगी, अगर वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हो। लेकिन जो डीम यूनिवर्सिटीज हैं या जिनको हम कहेंगे प्राइवेट कॉलेजेस है, वहां पर स्कॉलरशिप आप अवेल नहीं कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर अमेठी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, तो वहां पर अगर एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, रिजवी का लॉ कॉलेज है, अंजुमन इस्लाम का लॉ कॉलेज है, बंबई की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन सारे कॉलेजेस में आपको अगर एडमिशन मिलेगा तो जरूर आप जो है वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने काफ़ी वक्त दिया हमारे बच्चों को, और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, लोग टेंशन में थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में भी इसी तरह इस बच्चों को गाइड करते रहेंगे सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बच्चों से मुखातिब होने का। इंशाल्लाह इसी तरह के सवाल जवाब के सेशन में हम लोग फिर जो है दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप तमाम सवालात पूछना चाहते हैं, करियर काउंसलिंग का सवाल जो पूछना चाहते हैं बच्चों के बारे में कि क्या करना है उन्हें फ्यूचर में, तो आप ईमेल कर सकते हैं। सवालात ईमेल एड्रेस है vinislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप तमाम सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन के साथ। अपने अपनों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।